पिछले बार हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें पढ़े थे कि किस प्रकार से प्रकाश जिस चीज में जाती है, जैसे मान लो वायु से पानी में जाती है, तो वायु में प्रकाश का चाल तेज है और पानी में प्रकाश का चाल कम है, तो क्या होगा, वो थोड़ा मुड़ जाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपवर्तनांक। ठीक ना। तो प्रकाश का जो अपवर्तनांक है उसके अनुसार तुमको याद करने के लिए दिए थे सारणी तालिका 2.1। आशा करते तुम लोग सभी को याद किए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के माध्यम से अपेक्षित अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब दो माध्यम, जैसे मान लो कोई भी माध्यम हुआ जिससे आएगा और जाएगा, है ना, कि निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात, जो अनुपात है, जो रेशियो है, को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब उन दोनों का, जैसे मान लो हम पढ़े हैं हवा से वायु में, हवा से पानी में और पानी से कांच में मान लो जा रहा है, तो यह दो, जिसमें पानी और हवा का जो अनुपात होगा वे, और जो पानी से कांच का जो अनुपात होगा वे दोनों का आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है। यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1 n2 हो, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रायः संकेत में n21 या 21, यहाँ पर 21 होगा क्योंकि 2 और 1 है, से निरूपित किया जाता है, यानी n2/n1। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये सारा को इसी तरह से अलग अलग माध्यमों से लेकर समझाया गया है। तब हम लोग देखते हैं अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रयोगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन दो नियम के अनुसार होता है। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वह संबंधित प्रयोगों से, ये सब प्रयोग से हम लोग को पता चलता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन दो नियम के अनुसार है। क्या है भाई, प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब पहला क्या बोला अपवर्तन का नियम में कि आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहने का मतलब हुआ आपतित किरण क्या हुआ, आने वाला जो रोशनी हो रहा है, जिस बिंदु से वो टकरा रहा है आपतन बिंदु हो गया, उसको हम दो बराबर क्षेत्र में बांट रहे तो अभिलंब हुआ, है ना, और वहीं से फिर वो दूसरे क्षेत्र में जब जा रहा है तो उसको कह रहे हैं अपवर्तित किरण। तो जो निकल रहा है, जैसे कांच पे हम प्रकाश दिए तो जिस बिंदु को टकराया वहां से फिर बाहर निकला तो वो हो गया अपवर्तित किरण। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होती है। जैसे मान लो कि कोई दो माध्यम है ना, दो माध्यम और प्रकाश के किसी वर्ण मतलब कलर, जो रंग होता है, आपतन कोण की ज्या यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना साइन आई, यानी आपतन कोण का जितना कोण होगा 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, और साइन आर यानी परावर्तन कोण का जो होगा, ठीक है, तो वो दोनों का जो ज्या होगा अर्थात साइन, उन दोनों का अनुपात ही उसका क्या कहलाएगा, नियतांक कहलाएगा। ठीक है। इस नियम को किसने कहा, खोजा, स्नेल ने, इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो प्रकाश के अपवर्तन द्वितीय नियम अर्थात स्नेल के नियम से साइन I बाई साइन R इक्वल टू नियतांक होता है, एक नियतांक। तो इस तरह से जिस माध्यम से हम ले जाएंगे, मान लो कोई एक माध्यम से हम लोग ले जाते हैं, पिछली बार समझाया था इस बात को कि अगर ये मेरा एक कांच है, मान लो इस पे रचित नहीं किया हुआ है, तो हम यहां से ऐसे करके लाए, ठीक है, ये सीधा ऐसे चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या होगा, थोड़ा सा हल्का मुड़ जाएगा, और ये हमारा अभिलंब की ओर मिला, आई हो गया और ये आर हो गया। तो इस तरह से अगर हम दर्पण में देखते हैं, क्या ये सीधा चला जा रहा था, यहां देखते हैं थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिसके कारण पानी में मछली हमसे दूर दिखता है, नजदीक दिखता है लेकिन रहता दूर है। अगर पेंसिल डाल दे तो मुड़ा हुआ दिखता है, नहाते वक्त बाल्टी का पेंदी हमको ऊंचा उठाए दिखाई देता है। यही सब कुछ रीजन हमारा
आता है ये अपवर्तनांक का। ठीक है, यदि माध्यम 1 और 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 है तो इन माध्यमों के प्रकाश के किरण का अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण के क्रमशः बराबर होता है, जैसे कि स्नेल का नियम में बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। आखिर ये जो अपवर्तन हो रहा है इसका हम लोग क्या उपयोग हम लोग करते हैं। प्रयोग द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंध जो मुख्य तथ्य अब तक हमने जाना है वे है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। बात हम पहले ही बताया दिया आपको, पहले भी पढ़े हैं कि जब प्रकाश का कोई किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जब जाता है, जो प्रकाश विरल माध्यम में होकर किस में जाता है, सघन माध्यम। विरल का मतलब आसान, सघन का मतलब घना, तो उस माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर क्या होता है, थोड़ा मुड़ जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर हटता है। मतलब जब हमारा प्रकाश ये आ रहा है और यहाँ अविलंब है, ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा इधर मुड़ गया, तो ये जो थोड़ा इधर मुड़ा इसका मतलब क्या हुआ कि ये विरल से सघन की ओर गया। ये क्या है, विरल, और ये क्या है, सघन। अगर हम ऐसे कर दें तो यह यहाँ पे अविलंब दे दें हम फिर से, तो यह सघन से अब आएगा किसमें, मान लो विरल में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा, इससे हट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ विलंब से जो हटा, इसका मतलब हुआ वो सघन माध्यम से विरल में गया। ठीक है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यम से अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। जिस माध्यम से वो प्रकाश जा सकता आ सकता है उस माध्यम में जब वो जाता है तो हम लोग का क्या होता है, प्रकाश बिना रुके उस चीज को पार कर जाता है। जैसे देखो किसी सतह अर्थात पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, हम लोग देखते हैं कि डंडा को ले लो या अपने हाथ को ले लो या आप कोई छड़ ले लो, पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद दिखाई देगा छड़ मुड़ा हुआ। जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी होती है तो वो ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छड़ी के सिरे सी से आती प्रकाश की किरणें सतह पर पानी से हवा में जाती है और इसलिए अविलंब से दूर हट जाती है। आंख को ये किरणें बिंदु सी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। सी डैश बिंदु सी का प्रतिबिंब है। पानी की छड़ी के डूबे हुए भाग बीसी किसी भी बिंदु से के लिए यही होता है, अतः हमें छड़ी ए बी सी डैश जैसी दिखती है अर्थात मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। यानी छड़ी हमारा थोड़ा मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब हम उसको तिरछा करके रखते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके, अगर हम छड़ी को सीधा रखेंगे तो हमको छड़ी जरा सा भी मुड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोई भी वस्तु को जब हम तिरछा रखते हैं तो हमको वो थोड़ा मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश उस पर जब पड़ता है तो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन कारण। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पे छड़ी जब डाले तो छड़ी हमको ऊपर थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पानी में। अच्छा, अगला देखो, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना। जैसे तुम देखोगे कभी कभी क्या, हमेशा इसे गौर नहीं करते हम लोग, बाल्टी में नहाने वक्त जब पानी भरते हैं तो देखते हैं कि पानी अंदर से लग रहा है कि बाल्टी छोटा हो गया, पेंदी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो उससे लगता है पानी गहराई कम है। पानी से भरी बाल्टी में पेंदी पर एक बिंदु ओ से आती किरण पानी को सतह पर, चूंकि पानी से हवा में आती हुई इसलिए अविलंब से दूर हटकर आंख तक पहुंचती है। किरण बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है, अतः बाल्टी उथली प्रतीत होती है अर्थात बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। बाल्टी की गहराई क्या होता है, हमको कम प्रतीत लगता है कि बाल्टी छोटा हो गया है, कम पानी इसमें हटा हुआ है। यदि पानी से भरे किसी बर्तन में कोई वस्तु जैसा कि पड़ी हो तो वह थोड़ी, जैसे मान लो सिक्का वगैरह पड़ा हो, तो थोड़ा ऊपर उठाव प्रतीत होता है। जैसा कि हम लोग पहले एग्जांपल में पढ़ चुके थे कि एक बर्तन में, एक नाद में अगर हम सिक्का को रख देते हैं और उसको उस नजर तक हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां के बाद वो सिक्का दिखाई न दे। जैसे ही नाद में हम लोग को सिक्का न दिखाई तो वहां रुक जाएंगे और वहां से देखते रहेंगे और एक व्यक्ति को बोलेंगे नाद में पानी डालने के लिए। जब नाद में पानी डालेंगे तो क्या देखते हैं कि सिक्का दिखाई देने लगा। क्यों दिखाई देने लगा, क्या सिक्का ऊपर उठ गया? नहीं,
क्या हुआ, अपवर्तन के कारण सिक्का हमको लगा कि ऊपर उठा हुआ है। अब लोग पढ़ते हैं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रकाश का आवागमन इसके जिन दो फलकों से होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा ए डैश पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण ए को प्रिज्म का अपवर्तक कोण का या केवल प्रिज्म का कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ बी सी डैश बी डैश को प्रिज्म का आधार कहते हैं। जैसा कि तुम लोग फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे 2.1 में एक फिगर दिया हुआ प्रिज्म का, इसमें ए बी सी उसका नीचे का छोर है और ऊपर का है ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, और ये चारों तरफ जो उसका कोर बना हुआ उसका कोर हुआ, वही कोर उसका क्या कहलाता है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोर के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म के काट एबीसी को प्रिज्म की मुख्य काट कहते हैं। जो नीचे सटा हुआ था जमीन से उसको क्या कहते हैं, मुख्य काट। प्राय ऐसे कांच के प्रिज्म का व्यवहार होता है जिसके मुख्य काट समबाहु त्रिभुज होता है और इसलिए प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है। मतलब मुख्यतः ज्यादातर जो प्रिज्म का उपयोग होता है वो समबाहु त्रिभुज जिसका पृष्ठ रहेगा उसका उपयोग होता है। तो इसलिए उस प्रिज्म का जब भी अपवर्तक कोण होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का, इसलिए। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है इसकी जानकारी के लिए क्रियाकलाप 4 की तरह का प्रयोग अब सिल्ली की जगह प्रिज्म को लेकर करते हैं। सिल्ली का मतलब कांच का सिल्ली। ठीक है, उसके जगह पर हम लोग क्या देखते हैं कि किस प्रकार से प्रिज्म से हमारा जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्रियाकलाप 1 में ड्राइंग बोर्ड पर एक ताव सादा कागज फैलाकर उसे ड्राइंग पिनों से स्थिर कर देते हैं। कागज के बीच के प्रिज्म को उसके त्रिभुजाकार तल पर खड़ा रखकर उसकी सीमा रेखा एबीसी नुकीले पेंसिल में खींच लेते हैं। दो पिन पी और पीक्यू को चित्र में दिखाए गए तरीके के एक दूसरे से कम 10 सेंटीमीटर दूरी पर गाड़ देते हैं। प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ एसी की ओर से पी तथा क्यू के प्रतिबिंबों को एक सीधे में देखते हैं हुए दो और पिन आर तथा एस इस प्रकार गाड़ देते हैं कि चारों पिन एक सीध में दिखाई दे। अब पिनों को उखाड़कर उन बिंदुओं को छोटे छोटे वृत्तों से घेर देते हैं तथा प्रिज्म को भी हटा देते हैं। पी तथा क्यू को मिलाने वाली रेखा AB से बिंदु E पर मिलती है तथा S एवं R को मिलाने वाली रेखा AC से बिंदु F पर मिलती है। E से F को मिला देते हैं। E से रेखा AB पर अभिलंब NEO तथा F से रेखा AC पर अभिलंब MFO खींचते हैं और P को आगे बढ़ाते हैं तथा FS को पीछे दोनों रेखाओं में D पर मिलती है। फिर बोल रहा है यहाँ PQE आपतित किरण है और EF प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण तथा FRS निर्गत किरण दर्शाता है। किरण PQE को का दो स्थानों पर अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन सतह AB पर और पर बिंदु E पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जहां किरण अभिलंब EO की ओर मुड़ती है तथा दूसरी अपवर्तन सतह AC के बिंदु F पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जहां किरण अभिलंब FM से दूर हटती है। परिणाम स्वरूप यह किरण दो स्थानों पर मुड़ती है अर्थात अंततः प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ते हुए प्रिज्म से FRS दिशा में निर्गत होती है। आपतित किरण PFT तथा निर्गत किरण DFS के बीच कोण TDF को विचलन का कोण कहते हैं, विचलन का कोण कहते हैं और यह प्रिज्म से अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मान लो कि ये प्रिज्म है, ठीक है, तो इस प्रिज्म में हम ऐसे करके कोई रेखा को ले गए तो ये ऐसे करके मुड़ गया और फिर ये ऐसे आया। ठीक है, तो ये जो मेरा यहाँ पे गया ये विरल से सघन में गया और सघन से फिर यहाँ पे विरल में गया। इस मान को मान लो सघन और ये क्या है, विरल। ये इतना दूर जो हम पढ़े इसलिए पढ़े क्योंकि इसमें यही बात बोला गया है जो बात हम यहाँ और यहाँ पढ़ चुके हैं। क्या, यहाँ से देखो यह विलंब की ओर मुड़ा, यहाँ देखो फिर यह विलंब की ओर मुड़ा। अगर हम इसको ऐसे देते हैं, अगर हम इसका ऐसे करते हैं तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा दूर हट गया। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग
पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रिज्म से जब हम कोई भी प्रकार का प्रकाश को देते हैं तो हमारा अविलंब से क्या होता है, दूर हट रहा है। ठीक है, ये हमारा अविलंब हुआ, इस पर यहाँ पे ऐसे अविलंब देंगे तो इस तरह का ये दूर हट रहा है और यहाँ पे ये नजदीक आ रहा है। क्यों, तो विरल से जब सघन में जाएगा तो अविलंब से नजदीक जाएगा, है ना, नहीं अविलंब से दूर हटेगा, और सघन से जब विरल में जाएगा तो अविलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। इस तरह से प्रिज्म का जो हमारा गुण है वह क्या होता है, फैलता है, मतलब प्रकाश जो है फैलता है। इसी प्रिज्म और इसी प्रकाश अपवर्तनांक के बाद हम लोग पढ़ेंगे किस पे, लेंस। लेंस का उपयोग हम लोग बहुत सारी चीजों में करते हैं, आंख में चश्मा लगाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों में, तो इसी लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम सब लेंसों से अच्छी तरह परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में लेंस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए चश्मे का उपयोग किया जाता है जिसमें लेंस लगे होते हैं। कैमरे में भी लेंस का इस्तेमाल होता है। दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शी में भी लेंस लगे रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे आंख में भी एक विशेष प्रकार का लेंस है, मतलब हम चश्मा लगा लें, दूरबीन में से देखें, ये सब में लेंस लगा हो, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से हमारे आंखों में लेंस पहले से फिट है, वह लेंस जो प्रकृति द्वारा हमको मिला वह बहुत ही अनमोल है, जिससे हम दुनिया के सारे रंगों को देख सकते हैं, सारे चीजों को देख सकते हैं। अगर यही खराब हो जाता है तो हम कहते हैं हम लोग को आंख से दिखाई कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है। लेंस के पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है, मतलब लेंस जो है एक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो चारों तरफ से एक ज्यामितीय सतहों से क्या होता है, घिरा होता है। साधारणतः लेंस के दोनों सतहों गोलीय या दोनों में एक गोलीय तथा दूसरी समतल होती है। कुछ लेंसों की सतहें बेलनाकार भी होती है। कुछ लेंस कैसा होता है, बेलनाकार, कुछ लेंस कैसा होता है, गोलीय होता है, कुछ लेंस कैसा होता है, समतल। ठीक है, तो यहाँ लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है तथा अवतल लेंस के मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। ये तुम्हारा उत्तल लेंस हुआ, इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, और ये तुम्हारा क्या है, अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या दिख रहा है हमको, तो बीच में ये मोटा ज्यादा दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, किनारे में मोटा ज्यादा दिख रहा है। ठीक है ना, बीच में ये कम मोटा दिख रहा है, यही चीज होगा। दोनों प्रकार के लेंसों से के तीन रूप होते हैं। लेंस के विभिन्न रूप उनके नाम के साथ दर्शाए जाते हैं। देखो, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप, उभय उत्तल जिसके दोनों तल उत्तल हो, सममत यानी समत लोत्तल जिसका एक तल समतल और दूसरा उत्तल हो, अवत लोतल जिसका एक तल अवतल और दूसरा उत्तल। क्लियर है। अगला बोल रहा है अवतल लेंस। लेंस में विभिन्न प्रकार का रूप है, इसमें भी उभय अवतल जिसका दोनों अवतल हो, सममत अवतल, समतल जिसको कहते हैं समतल अवतल जिसका एक तल समतल और दूसरा अवतल हो, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल में जिसका एक तल उत्तल और दूसरा अवतल हो। मतलब नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष। चित्र में उत्तल तथा अवतल लेंस के विभिन्न रूपों की संरचना का दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस का यहाँ पे चित्र बनता है। लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जो घेरीय सतह को घेरता है उसको क्या कहेंगे, उसका वक्रता केंद्र। 2.1.4 में जैसा कि दिखाया गया, प्रत्येक लेंस को घेरने वाले दोनों सतहों को वक्रता केंद्र दर्शाया गया है। समतल उत्तल तथा समतल अवतल लेंसों का एक ही सतह गोलीय होता है, दूसरा सतह समतल जिसे हम अनंत त्रिज्या का गोलीय सतह बना सकते हैं।
देखो लेंस को घेरने वाला, जैसे मान लो ये दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। चूंकि उत्तल लेंस हम अभी तुमको फिगर में दिखाए कैसा होता है, तो यह जो इसका आधा पृष्ठ बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे अगर इस प्रकार से हम लाइन खींच दिए का विलंब, ठीक है, तो यह अविलंब का देख रहे आधा ही बना इस तरह से, और इसका फिर इधर वाला बनेगा। तो इस तरह से इसका यहां से यहां तक का वक्रता केंद्र हो गया, इसका यहां से यहां तक का वक्रता केंद्र हो गया। इस तरह को मिला के दोनों को कहते हैं उभय उत्तल, ठीक है। समतल उत्तल, समतल उत्तल मतलब एक ही तरफ में दोनों है, तो समतल उत्तल एक तरफ समतल हो गया। और अवतल उत्तल मतलब एक तरफ अवतल रहेगा और एक तरफ उत्तल रहेगा, मतलब दोनों रहेगा, तो इसको कहोगे अवतल उत्तल। तो इस तरह का लेंस बनेगा। अब देखो ये अवतल लेंस का कुछ है, तो अवतल लेंस में भी यहां से यहां तक का C1 C2 हमारा वक्रता केंद्र होता है। ये हुआ उभय अवतल, मतलब क्या हुआ, जिसमें दोनों तल अवतल होगा, ये भी अवतल होगा और ये भी अवतल, इसलिए दोनों चिपका नहीं है। अच्छा, समतल अवतल मतलब एक तल समतल होगा एक तल अवतल होगा। और उत्तल अवतल, उत्तल अवतल मतलब क्या होगा, एक तल उत्तल होगा तो एक तल अवतल होगा, है ना। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाला रेखा होता है, मतलब जो वक्रता केंद्र था C1 C2 उन दोनों को मिलाएगा, उसको ही मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। C1 C2 मुख्य अक्ष है। समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस में गोलीय सतह के वक्रता केंद्र से समतल सतह पर डाला गया लंब मुख्य अक्ष होता है। वही बात हुआ, C1 C2 को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाला किरण लेंस में अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। चित्र में जैसा दिखाया गया है वो प्रकाश केंद्र है। मोटे लेंस में प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण लेंस पर आपतित किरण के समांतर निकलती है। अगर मोटा लेंस है तो उसमें क्या होगा, वह सीधा ऐसे करके निकलेगा, है ना। लेकिन लेंस में जाने के बाद फिर क्या होगा, बोले थे विचलित हो जाता है ना। तो इस तरह से विचलित होकर निकलेगा और एक जगह सब एक मुंज में आकर हमको वो चीज वो पॉइंट को दिखाई देगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, समझ में आ रहा बात। देखो जैसा कि तुम लोगों को सबको किताब बुक सब कुछ दे दिया गया है, इस किताब जब हमारे पास है तो उस बुक का हम लोग फायदा उठाएं। क्या जो दिया गया है, जो बताया गया है, उस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। पढ़ने के बाद इसमें कुछ इंटरनल क्वेश्चन जैसा दिखता है कि टू द पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उस पॉइंट को लिख लो। कुछ तुम्हारा इस एक्सरसाइज में इसका रहता है क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन आंसर खोजने की कोशिश करो ताकि तुमको, है ना, इस चीज को बनाने में सुविधा हो। दूसरी बात, जैसा कि हम उधर न्यूमेरिकल तुम लोग को स्टार्ट किए थे फर्स्ट लेसन का, है ना, तो न्यूमेरिकल में तुमको हम बताए थे कैसे बनेगा R/2F पे, ठीक है। आज हम बताएंगे दर्पण सूत्र पे कैसे सवाल बनेगा। आज हम तुमको बताएंगे दर्पण सूत्र पे कैसे सवाल बनेगा। देखो यहां बताया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाए। जैसे ही बोला अवतल दर्पण, हमारा इसका F U V सब माइनस में होगा, ठीक है। अब तो हम लिखे यहाँ पे अवतल दर्पण में F इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, U बराबर -60 सेंटीमीटर दिया, V हमको निकालना है क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में V क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो दर्पण सूत्र में 1/V प्लस 1/U बराबर इक्वल टू 1/F होता है, दर्पण सूत्र ये है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग U का वैल्यू रखे, F का वैल्यू रखे, लेकिन V का नहीं रखेंगे, V का हमको निकालना है। अब हम लोग ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग इधर ले आए, लघुत्तम लिए, 60 हुआ तो 15 चौका 60 तो 4 ऊपर चल गया, और यहाँ पे तुम्हारा 60 एकम 60 इसलिए 1 हो गया। तो -4 में +1 होगा तो 3/60 कट जाएगा तो 1/20 -20 हो गया, तो बाय क्रॉस करेंगे तो B इक्वल टू -20। तो -20 हमको क्या दिखाता है कि दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा। माइनस हमको बताता क्या है, वास्तविक है। और भी एक ही बताता, जब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा, ठीक है, यही चीज बताया। इस तरह से तुम्हारे इस चैप्टर में जो कुछ सवाल है इसी तरह का है, कोई उत्तल में है कोई अवतल पे है, तो उस पे तुमको बनाना है। ये पूरा न्यूमेरिकल और इसके एक्सरसाइज में सारा इसी तरह बनेगा। दर्पण सूत्र में
क्या है, डिटेल में जब जाओगे तो यहाँ लिखा रहेगा फलाना का फोकस, ये सब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एफ लिख दिए मतलब समझ में आ गया, यू लिख दिए। यहाँ कौन सा दर्पण में चल रहा है वो लिखना जरूरी है, उसी से तुमको क्लियर सब बात पता चल जाएगा। ऐसे लंद फंद बहुत सारा लिखने का चीज होता है, लिखकर कोई जरूरी नहीं कि लिख देंगे तो हम बहुत ज्यादा तेज बन जाएंगे और नहीं लिखेंगे तो हम कमजोर हैं। आप इसमें जो बात बताना चाहते हो साफ पता चल रहा है कि अवतल दर्पण में सवाल बन रहा है, उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, क्या मांगा जा रहा है और क्या दिया हुआ है, सब आपने बता दिया। ठीक है, दर्पण सूत्र लिखा, ये दर्पण सूत्र में उत्तल के लिए भी यही है और अवतल के लिए भी यही है। इस तरह से हमारे दर्पण सूत्र पे बन गया। अगला दिन हम बताएंगे दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध होता है, इसलिए इसमें बना हुआ है, उसको एक बार रीड करके बैठना है अगला दिन देखने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग सभी को अगला हफ्ता टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट का टॉपिक है साइंस, ओनली साइंस। ठीक है, साइंस का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन चीज का मिलाकर आपको कुछ क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, आप सबको उसका टेस्ट देकर पुनः उसको व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजना है। बात समझ में सबको आ रहा है? ठीक है, तो अगला आप सैटरडे को टेस्ट देंगे, आपका टाइमिंग रहेगा, आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे और उसको टेस्ट देके सबको भेज देना। वो टाइमिंग रहेगा, जो उस टाइम के बाद व्हाट्सएप पे भेजेंगे वो इनवैलिड रहेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? बाकी लॉकडाउन देखो फिर से बढ़ गया है, इसलिए कोचिंग अभी आपकी बंद ही रहेगी, है ना, और पढ़ाई इसी तरह से जारी रहेगा। ठीक है, ओके।